भारी। मोदी बनाम ऑल। ठीक है ना। ये तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें भी लिखा है कि लागू होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार पर होगा आर पार। आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मानता है कि ऊपरी स्तर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अब खत्म हो गया। क्या किसानी भी होगा 24 का मुद्दा। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी इतनी महंगाई कर रखी है आपने, चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है। मैंने अगर हर इंसान की चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी तो बताओ मैंने क्या पाप कर दिया। 24 की लड़ाई मुद्दों पर आई। तो मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राज्यसभा में विपक्षी एकता का भी इम्तिहान होगा। विपक्ष एक साथ होता है या फिर नहीं। यूसीसी का मुद्दा अगर हुआ तो बीजेपी के लिए दिक्कत की बात, और अगर नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए एक खुशखबरी। विपक्षी एकता का वैसे पूरा दारोमदार कहने को सबसे ओल्ड पार्टी यानी कि कांग्रेस के कंधों पर है। कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है, दावा किया जा रहा है। अगली विपक्षी एकता की बैठक जो शिमला में होने वाली थी उसे बेंगलुरु में करने की तैयारी हो रही है। रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में टेंशन को कम करने के लिए उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर आई। बाबा को डिप्टी सीएम बना दिया। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के विरोध को थामने की कोशिश, कवायद चल रही है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को कमान देने पर पार्टी का विश्वास दिखाई दे रहा है।
ये तो बात रही कांग्रेस की। अगर बात बीजेपी की करें तो उसमें भी हलचल है, जबरदस्त हलचल है। हलचल नंबर 1, कुछ दिनों में मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की खबर है। तय है कि कुछ बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है और कुछ बड़े चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ बीजेपी के संगठन, ना सिर्फ राष्ट्रीय संगठन, बल्कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां बदलाव देखने को मिल सकते हैं, यानी उन राज्यों में, और वो बदलाव बड़े स्तर पर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, तीसरा उदाहरण, जो बीजेपी के साथ एक समस्या बताई जा रही है कि बीजेपी अकेले अलग दिखाई दे रही है, तो इसलिए बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को और कुछ नए को तलाशने की कोशिश कर रही है, यानी जो एनडीए का कुनबा है उसे बढ़ाने का प्रयास। इसके लिए सहयोगियों की तलाश की जा रही है, जैसे कि अकाली एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश में राजभर भी हो सकता है कि एनडीए का हिस्सा बन जाए। वैसे बताया जा रहा है कि वो बेहद उतावले हैं, लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल दूरी बनाए हुए है। साथ ही यूसीसी के जरिए भी सियासी तीर छोड़ने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। पहले राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, और अब यूसीसी का। आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तीसरी कसम, जिसे निभाने का जिक्र किया जा रहा है कि यूसीसी अब चौखट पर है देश की। अब यह पासा जो फेंका है बीजेपी ने, उससे भी विपक्षी एकता का इम्तिहान मान लीजिए, क्योंकि यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उद्धव ठाकरे भी, यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार क्या यूसीसी को कबूल करेंगे? और हां, ममता बनर्जी, ये वो चेहरे, वो बड़े नाम हैं जो विपक्षी एकता की बैठक में एक साथ सुर ताल करते हुए सुनाई और दिखाई दिए। वैसे भी ममता और कांग्रेस की राहें दोनों अलग अलग हैं, तो क्या एक साथ एक मंच पर आने के बाद भी ये एक साथ आ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि मुद्दा 24 का मुद्दा आखिरकार क्या होगा और किस मुद्दे के आधार पर विपक्ष चुनाव में जाएगा? सिर्फ विपक्षी एकता या फिर एजेंडे मुद्दे भी तय होंगे? और अगर होंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे? किन मुद्दों के आधार पर विपक्ष जनता के बीच जाकर वोट मांगेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। देश का सबसे बड़ा मुद्दा और कौन कौन से मुद्दे जिसके आधार पर विपक्ष और मोदी सरकार दोनों वोट मांगेंगे। एक तरफ बीजेपी अपनी लिस्ट तैयार कुछ कर चुकी है, 370, राम मंदिर, यूसीसी, लेकिन विपक्ष के पास क्या, कौन सा हथियार, किस हथियार के जरिए होगा वार? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के सबसे तेजतर्रार अनुभवी चेहरों में से एक हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा हैं, और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि यह राजनीतिक चर्चा है, मैं शुरुआत प्रेम जी आपके साथ करना चाहूंगा। मुद्दा, आपका अनुभव क्या कहता है पत्रकारिता का? देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? किस मुद्दे के आधार पर चुनाव लग रहा है आपको कि इर्द गिर्द दिखाई देगा? तिलक जी, मुद्दा विपक्ष की ओर से अगर सेट होगा, वो अगर मुद्दा बना तो सरकार बदलेगी, और सरकार का मुद्दा अगर मुद्दा बना, जो आपने तीसरी कसम बताई है, तो फिर सरकार नहीं बदलेगी।
तो यही कसमकश है, इसी के लिए लड़ाई है, इसी के लिए कमर बंद किया जा रहा है। यूसीसी के मुद्दे पर आपने जरूर बताया कि विपक्ष की परीक्षा ली जा रही है। कांग्रेस ने आज एक बड़ा निर्णय किया है कि यूसीसी के ड्राफ्ट का इंतजार करेंगे। यानी कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ नहीं है या पक्ष में नहीं है, दोनों ही बात कर सकती है। और इसके अलावा इस विषय पर आम आदमी पार्टी ने एक स्टैंड रखा, शिवसेना ने एक स्टैंड रखा, जिससे ये मतलब निकल रहा है कि विपक्ष में एकता नहीं है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से हम जरूर इसके साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू करने की कोशिश हो रही है हम सहमत नहीं है। दोनों बातें क्यों है, लेकिन उधर यूसीसी तक सीमित नहीं है ना प्रेम जी, मसला तो अध्यादेश का भी है। हाँ बिल्कुल, अध्यादेश का भी अभी क्लियर हो जाएगा। मैं एक दो लाइन और बोल रहा हूँ। देखिए एनडीए में आप देखिए कॉमरेड संगमा आज विरोध में आ गए, इसके अलावा अकाली दल विरोध में है यूसीसी के। तो ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष में यूसीसी पर असहमति या मत के नहीं होना वाली स्थिति है, खुद एनडीए में भी एकता नहीं है। तो यूसीसी का मुद्दा बीजेपी यूसीसी लाने के लिए नहीं कर रही है, प्रेम जी के नाम पर। प्रेम जी ये मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा तजुर्बा है आपका। वो मुद्दा जिस पर बदलाव के लिए वोट मांगेगा विपक्ष, जैसे उदाहरण के तौर पर 1977 इमरजेंसी का दौर, इमरजेंसी के मुहाने पर खड़े देश में विपक्षी एकता को बल दिया, मुद्दा बना। 1989 बोफोर्स मुद्दा बना और विपक्ष एकजुट हुआ। तो क्या कोई एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास है मोदी सरकार के खिलाफ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने दो उदाहरण आपको दिए, इमरजेंसी और बोफोर्स वाला, कि विपक्ष एकजुट हुआ, वोट मांगे और जनता ने वोट दिए, क्योंकि परसेप्शन का चुनाव है ना। बिल्कुल बिल्कुल परसेप्शन का चुनाव है, और सरकार की असफलता को विपक्ष मुद्दा बनाने जा रही है। वह असफलता हर क्षेत्र में, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने जा रही है। स्टेट इलेक्शन में भी आप देख रहे हैं कि सफल हो रही है, विपक्ष सफल हो रहा है, या कांग्रेस अभी आज के चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे में सफल हुई है। तो अगर बोफोर्स से लेकर के हिंडनबर्ग तक में या अडानी मामले में पूरा समझिए, अगर इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है, या अभी ड्रोन अभी भी आपको लगता है कि हिंडनबर्ग बड़ा मुद्दा बनेगा? भ्रष्टाचार कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का पैकेज नहीं बताना। हिंडनबर्ग मुद्दा बन पाया? सरकार देखिए हिंडनबर्ग का प्रश्न नहीं है, एक चीज में हिंडनबर्ग समझ में नहीं आता है, लेकिन जब ये बताया जाता है कि अडानी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये बताया जाता है कि जैसे हम अगर ऐसा होता तो क्या जनता के बीच में वो परसेप्शन नैरेटिव सेट हो पाता? कर्नाटक में उठा सर मुद्दा? नहीं ना। हिमाचल में उठा मुद्दा? नहीं ना। और वो जरूरी थे, स्थानीय मुद्दे उठे वो जरूरी थे, स्थानीय सरकार के मुद्दे पर स्थानीय मुद्दा होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, बात तो प्रेम जी सही कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होगा। जरा देश की जनता को यह बताइए कि आखिरकार मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के आधार पर 24 की लड़ाई होने जा रही है? तिलक भाई, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, वे भी आपके पास है और मुद्दों का जवाब भी आप देखिए। जो 2024 का इलेक्शन है वो भाजपा के हर घर में नल होगा, नल में जल नहीं होगा, जल किचन में होगा, और किचन का सिलेंडर 1200 के पार होगा। किचन के अंदर सामान नहीं होगा, सामान जो होगा वो टमाटर 100 के पार होगा, हरा धनिया 250 के पार होगा, अदरक 250 के पार होगा, कड़वा तेल 250 के पार होगा। लेकिन गृहिणी के हाथ में पैसा नहीं होगा, सिर्फ बाजार का तमाशा होगा। ये मुद्दे होंगे। और फूड इंडस्ट्री से निकलने वाले बच्चे के लिए शिक्षा होगी, बृहस्पत होगी, लेकिन मार्केट के अंदर रोजगार नहीं होगा। होगा तो किसके पास होगा? भाजपा के मित्र मंडलियों के पास होगा। ये मुद्दे पैदा होंगे आज। क्यों भाजपा डर रही है? क्यों भाजपा को यूसीसी की याद आ रही है? भाजपा को पता है कि यूनियन सिविल कोड के ऊपर कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद पैदा करना का कारण यही है कि देश के उन ज्वलंत मुद्दों को भाजपा दबाना चाहती है।
अगर यूसीसी का वो कार्ड खेलती तो उसका कोई ब्लूप्रिंट देती, उसका एजेंडा देती। क्योंकि आप यूसीसी को लाना चाहते हो, हाँ। तो आप क्या चीज करना चाहते हो? भाजपा ने आज तक नहीं बताया। वो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप उनकी पिच पर जाकर खेलेंगे या अपनी पिच तैयार करेंगे? जो बात प्रेम जी कह रहे थे, प्रेम जी ने कहा अगर ये उनकी पिच पर जाकर खेले तो ये हार जाएंगे, और अगर अपनी पिच तैयार करेंगे तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। विषय भाई ये 24 का इलेक्शन बहुत विपरीत इलेक्शन है। ये 2014-19 वाला इलेक्शन नहीं है कि जिसके अंदर आप कहेंगे कि भाजपा पिच बनाएगी और विपक्ष खेलेगा और वो उसके अंदर फंस जाएगा। बिल्कुल, आज भाजपा कोई भी पिच बना ले, लेकिन उस पिच के ऊपर ना वो बैटिंग कर पाएगी ना बॉलिंग कर पाएगी। क्योंकि कारण यह है कि देश के इतने बड़े नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री आज क्यों कतराते हैं जिन मुद्दों के उनके सामने विकराल रूप है? क्यों नहीं वो मणिपुर जाना चाहते? क्योंकि अगर मणिपुर जाएंगे तो मणिपुर की आवाज हिंदुस्तान की बाकी स्टेट पे आएगी। वो क्यों राजस्थान में जाके बोलते हैं? लेकिन जब वो जाते हैं और उनको चंद्रमोहन जी, हिमाचल में मुद्दा हार क्या पड़ती है? मोदी हटाओ, ना मोदी हटाओ या फिर कोई मुद्दा है? सवाल ये है, मुद्दा यही है कि मोदी हटाओ बस। नहीं, मोदी क्यों हटाए? देश के अंदर वो सरकार हटाओ जिसने झूठ फरेब देश में नफरत पैदा करी हो, जिसमें देश में महंगाई। सर आप चुनावी नारे में मुद्दा पूछ रहा हूं। चंद्रमोहन जी मुद्दा बताइए ना। आप कह रहे हो महंगाई मुद्दा, तो महंगाई के मुद्दे के आधार पर तो 14 के बाद आपने 19 में, 17 में, 22 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में वोट मांगे, जनता ने दिए क्या? तिलक भाई, अभी आपने एक फिल्म का चर्चा सुनी थी, वो फिल्म के ऊपर बहुत शोर मचा था। उसमें भगवान राम भी थे, भगवान हनुमान भी थे, और एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा ऑरा भाजपा ने 2014 के बाद बनाया कि उसी ओरे ने उस पिक्चर के बड़े से बड़े व्यक्तियों को बड़ी से बड़ी सपोर्ट करने के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री को, नेताओं को मुंह की गिरा दी। कारण क्या है? क्योंकि जब जब झूठ एक विकराल रूप ले लेगा, उस झूठ के बवंडर से वो लोग फंस जाते हैं जो झूठ फैलाते हैं। आज भाजपा अपनी करनी के अंदर मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं जानता हूं आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। जो बात प्रेम जी ने कही उसका उत्तर दीजिए ना सर। आप उनकी पिच पर जाकर खेलेंगे या अपनी पिच तैयार करेंगे? देखिए, कौन उसकी पिच पे खेलेगा, पिच भी मेरे जवाब आपने समझा नहीं। नहीं समझ पिच भी जनता की होगी, बॉलिंग भी जनता की होगी, बैटिंग भी जनता करेगी। और तो सर आप पवेलियन में बैठेंगे क्या? इंपायर मैंने क्या बोला? अभी अंपायर मैंने बोला नहीं है, इंपायर विपक्ष होगा। अच्छा, आज उल्टा खेल हो गया। अच्छा, क्योंकि कहीं मुझे तो लगा जनता अंपायर होगी। देश की जनता आज मुद्दों से त्रस्त है, इसलिए भाजपा उसका ध्यान हटाने के लिए आप मेरे सवाल को गोल कर रहे हैं। वही चाल पे खेलने की कोशिश करिए, लेकिन देश की जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। ठीक, ओके। उमा जी कैसे आप? उमा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी मुझे एक से एक बढ़िया नारे सुना चुके। मैंने मुद्दा पूछा कि मुद्दा क्या? वो कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ गए, आटा महंगा हो गया, देसी घी महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, यही मुद्दा। मैं एक बात जानना चाह रहा था, एक छोटे से बयान के साथ शुरुआत करता हूं, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा प्रेम जी आप भी। केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में थे, ठीक? उन्होंने कहा बीजेपी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बदनाम कर दिया। आई रिपीट, बीजेपी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बदनाम कर दिया। आज मध्य प्रदेश की चर्चा व्यापम घोटाले को लेकर होती है। दिल्ली में CWG 2G स्कैम वाला शहर कहा जाने वाला था, जिसे आम आदमी पार्टी ने, तब से दिल्ली की चर्चा अब स्कूल की चर्चा होती है, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा होती है। मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मध्य प्रदेश को बदनाम कर दिया। मैं समझा नहीं उमा जी। देखिए, बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसको पूरी तरह से मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक पिछले 10 साल में जो राजनीति की है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ की है। एज ए प्रवक्ता पे जब मैं किसी डिबेट पर बैठती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की कमियों को बताना है। लेकिन आज जब देश के सामने लोकतंत्र को बचाने की जब एक बड़ी जटिल समस्या आकर खड़ी हो गई है, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे देश में तमाम विपक्षी नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे सिसोदिया जी हो, दूसरे तमाम नेता हो, चाहे और जितने भी मतलब जो विपक्ष के नेता हैं, उनको जिस तरीके से CBI, ID और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको उनका डर दिखाकर विपक्ष को खत्म करने का जो प्रयास किया है, मैं समझती हूँ कि केजरीवाल जी भी इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आज हमें ईडी को हटाना पड़ेगा। आई एम राइट?
विपक्षी एकता का पूरा श्रेय आप ईडी को दे रही हैं कि ईडी ना होता तो विपक्षी एकता नहीं हो पाती। बात ईडी सिर्फ ईडी की नहीं है भाई साहब, बात यह है कि पूरे देश में जिस एक तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है, जिस तरीके से हिटलरशाही चल रही है, अगर हम जर्मनी के उस समय की बात करें जब जर्मन के जो लोग थे वो कहते थे कि हिटलर बिल्कुल सही है, हिटलर जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज जर्मनी में कोई हिटलर नाम नहीं रखता अपने बच्चों का कि अपने बच्चों का, इतनी नफरत वो लोग हिटलर से करते हैं। तो हमें किस तरीके से देश की राजनीति, देश की जो समरसता है, हमारी जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको जिस तरीके से बांटने का प्रयास हो रहा है, कहीं ना कहीं मुद्दा क्या है? मुद्दा ईडी है। देखिए मुद्दा है, मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र को आज बचाने का जो प्रयास तमाम विपक्षी नेता अपने मतभेद भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, तो मैं समझती हूँ कि इस समय जो आप अपने नेता के बयान पर कायम हैं जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने देश को बदनाम किया? देखिए मैं आपसे फिर वही कह रही हूँ कि अगर केजरीवाल जी इस बात को समझ रहे हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें अपने मतभेदों को कम करना पड़ेगा और जो केंद्र में जो बीजेपी की जो शासन इस समय चल रहा है उसको हटाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लीनियंट होना पड़ेगा, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, तभी पूरा विपक्ष एक साथ मजबूत होगा और एक साथ हम लोग जो आज लोकतंत्र जो हमारा खतरा आप मेरे सवाल को घुमा रही उमा जी। मैंने कहा जो बात केजरीवाल जी कह रहे हैं आप उसके बयान पर कायम है, अपने नेता के बयान पर? ठीक है, मैं आपको वही कह रही हूँ। नहीं आप नहीं कह रहे ना, या तो वो सही बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने देश को लूटा, या फिर आप सही है कि नहीं हमें सारे मतभेद भुला के जो है एक साथ आ जाना चाहिए, या तो आपके नेता सही है या आप सही है। देखिए मैं कह रही थी केजरीवाल जी अगर विपक्ष की जो बैठक हुई थी उसमें जाकर बैठे थे तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी इस बात का संकेत दे रहे हैं। किस बात का संकेत मैडम? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे भी नहीं, के लोगों के लिए वहां पर जाकर लिट्टी चोखा खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे वो। देखिए अभी केजरीवाल जी क्या सोच रहे हैं, आने वाले महीना 2 महीने के अंदर अब्दुल्ला कह रहे थे ये वही लोग हैं जो 370 पर बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ तिलक जी, अभी केजरीवाल जी बैठक में जाकर बैठे लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में अभी वो उथल पुथल चल रही है, वो चीजों को तोल रहे हैं कि क्या मुझे मतलब तोल मोल के बोल रहे हैं या अलग रहना चाहिए, तोल मोल के बोल रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी सबसे छोटी पार्टी है, सबसे नई पार्टी है और आज हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनको हजारों बार सोचकर बोलना पड़ेगा कि क्या उनको विपक्षी गठबंधन में शामिल होना है नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति धीरे धीरे साफ होगी और उसमें हम और आप दोनों शामिल होंगे, हम भी देखेंगे कि हमारे नेता ने क्या कहा है। हाँ, आपके नेता ने क्या कहा है। अभी बीजेपी के चेहरे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन एक विषय है चंद्रमोहन जी, लगता है आपको कि विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी आपके साथ आ सकती है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए आम आदमी पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी है और कंफ्यूजन अपने आप को दूर नहीं कर पा रही। कहीं वो धारा 370 में भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है, दिल्ली के दंगे होते हैं तो वो भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है, अध्यादेश की बात होती है तो इंतजार नहीं करती, कोर्ट में गई होती है और उसके बाद इतनी जल्दबाजी उसको विपक्ष की एकता की भी है और इतनी जल्दबाजी कटाक्ष करने की भी है। तो अगर देश के अंदर लड़ाई लड़नी है और मुद्दों के ऊपर लड़नी है और विपक्ष की एकता की लड़नी है तो संयम का होना बहुत जरूरी है। संयम का, क्योंकि अभी संयम का यानी आपको आम आदमी पार्टी पे वक्ती भर भरोसा नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ उमा जी, कुछ आप कह रहे थे, कुछ पाठ पढ़ा रहे थे, सुना आपने जो बात चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, रत्ती भर राई भर भी भरोसा आप पे नहीं है। पहली बात, मैंने मध्य प्रदेश का बयान आपको सुनाया, केजरीवाल जी जो बात कह रहे हैं, अभी रुक जाइए 1 मिनट। एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाता है, वो चेहरा जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने तय किया था कि अगर खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो गहलोत साहब को अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक? आप उनके विधानसभा उनके राज्य में जाते हैं, कहते हैं कि ये नीच डरपोक कायर, क्या नीच डरपोक कायर है। अगले दिन बैठ के एक टेबल पर बैठ के लिट्टी चोखा खाते हैं, कौन यकीन करेगा आप पर? आप कहते 370 पे हम साथ है बीजेपी के, और उमर अब्दुल्ला कहते हैं इनसे विश्वास मत करना। अब चंद्रमोहन जी कह रहे हैं अध्यादेश के मामले पर इतना उतावलापन और जो इनकी हरकतें हैं राय भर विश्वास नहीं है। बोलिए। बिल्कुल तिलक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अपने उसी वक्तव्य को दोबारा दोहराऊंगी कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का विरोध किया।
हमारे नेता हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हम सड़कों पर हो, चाहे हम डिबेट में हो, चाहे हम अपने विधानसभा में हो, हमेशा आप केजरीवाल जी के पुराने बयानों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा सीएम करप्शन में हो, लेकिन हेल्थ अगर मिनिस्टर करप्शन के अंदर जेल में बंद हो, कुछ ऐसा चल रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा और ये बदले बदले फिर आपकारी नीति के एक मिनट उनके 40 नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं, तो आप बार बार ये क्यों अंकित कर रहे हैं कि भैया इनके डिप्टी सीएम जेल में है, इनके मंत्री जेल में है? भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को जो आबकारी नीति में करप्शन का मुद्दा है उसके डर के कारण ये सुर बदले बदले लग रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है केजरीवाल डर गए? अरे तिलक जी, आप एक बात बताइए, कांग्रेस ने भी पूरे देश में तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है। क्या आप ममता जी के खिलाफ नहीं लड़े? क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लड़े? क्या आप दिल्ली में हमारे खिलाफ नहीं लड़े या पंजाब में नहीं लड़े? सभी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभाओं में चुनाव लड़ते। नहीं, चुनाव लड़ना अलग बात है, चुनाव लड़ना अलग बात है। वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल डरपोक हैं, कुल मिलाकर ये। मैडम आप हंस रही हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, व्यक्तिगत टिप्पणी है कि केजरीवाल जी के कम से कम मतलब एक देश के आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री की डरपोक कायर, और आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिससे आप समझौता करने के लिए अगले दिन जा रहे हैं, उससे एक दिन पहले आप कह रहे हैं मक्कार है, कायर है, डरपोक है। तिलक जी, मैं आपसे क्या बार बार बोल रही हूँ, मैं वही चीज कह रही हूँ कि सभी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है। इसमें खाली आम आदमी पार्टी मैडम ये विषय चुनाव लड़ने का नहीं है, ये विश्वसनीयता का मुद्दा है, ये विश्वास का मुद्दा है, जहां ना आप पे उमर अब्दुल्ला विश्वास कर पा रहे हैं और ना ही जो है कांग्रेस विश्वास कर पा रही है। कहीं विश्वास के मुद्दे पर आप खरे उतर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। और कौन से विपक्षी गुनगुना रहे हैं आप? चावला जी बात सुनिए, अभी विपक्षी गठबंधन की कितनी बैठकें हुई हैं? अभी सिर्फ एक बैठक विपक्षी गठबंधन की हुई है। अब आप आने दीजिए ना, अगली बैठक आप 50 कर लीजिए। आप कह रहे हो हमारा एजेंडा अध्यादेश है, वो ये कह रहे हैं हमारा एजेंडा अभी अध्यादेश नहीं है। एजेंडा तो लेकर जाओगे या एजेंडा यही होगा कि मोदी हटाओ? चावला जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि जितनी हमारे विपक्ष की बैठकों को एक बार होने दीजिए, बातचीत आपस में नेताओं की होने दीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। प्रेम जी, पहले आप पवन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। प्रेम जी, लगता है आपको ये जो बात गुनगुनाई जा रही है, हम साथ साथ हैं, आधा घंटा लिट्टी चोखा खाए हुए अभी हजम भी नहीं हुआ था, वो फिर शुरू हो गए, कह रहे हैं मक्कार है, डरपोक है, कायर है। तिलक जी देखिए, इस मुद्दे को, अध्यादेश के मुद्दे को निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने परिपक्वता के साथ पेश नहीं किया। हाँ। इसको मूल भाव की तरह पेश किया, इस वजह से बात बिगड़ी है। लेकिन कांग्रेस ने भी अभी बात पूरी तरह से बिगाड़ी नहीं है। कांग्रेस ने इस पर निर्णय नहीं लिया, अनिर्णय लिया है। इसलिए उमा जी सही कह रही है कि अभी जो और भी विपक्ष की बैठकें होंगी तो मतभेद तो होते ही है पार्टियों में, ये मतभेद दूर हो सकते हैं, क्योंकि बड़े मकसद का सवाल है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी है तो उसमें लोगों को अपनी ग्रीवांसेस, अपनी मतभेदों को एक तरफ रखना पड़ेगा। मैंने आपके सामने दो उदाहरण दिए सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी प्रेम जी। मैंने आपके सामने एक इमरजेंसी का उदाहरण दिया था 1977 का। इमरजेंसी ने पूरे विपक्ष के कुंबे को इकट्ठा कर दिया बोफोर्स के मुद्दे पर। वीपी सिंह, मेरी जेब में चिट्ठी है किस किसने दलाली खाई बोफोर्स में, आज तक वो पर्चा खुला ही नहीं, वो पर्चे में लगता है कि कुछ था ही नहीं, लेकिन गई ना सरकार। लेकिन मुद्दा आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा यूसीसी अगर होता है तो बीजेपी को फायदा, और अध्यादेश क्या वैसा मुद्दा बन सकता है या फिर कोई और ऐसा मुद्दा है जो कहे कि भैया हम मोदी के खिलाफ है? देखिए, अध्यादेश निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का स्टैंड सही है कि अध्यादेश सेमीफाइनल हो सकता है। हाँ। अगर सबने मिल करके राज्यसभा में अध्यादेश पारित नहीं होने दिया, हाँ, और जिसके पूरे आसार हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी 2024 से पहले, इस नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर उल्टा हो गया दाव तो कैसे उल्टा हो सकता है? नहीं तो वो आप और मैं तय नहीं, हम तो दोनों तरफ चलेंगे ना सर। अगर उल्टा हो गया तो उल्टा होने का मतलब है कि कांग्रेस ने अगर स्टैंड ले लिया इसके खिलाफ तभी उल्टा होगा, तो फिर विपक्ष की एकता करने के लिए मतलब बड़ा दिल और बड़ा दिल वाली कहानी है, बड़ा दल और बड़ा दिल। खैर पवन जी कैसे आप? थैंक यू सो मच, आप
शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बने, जी तहे दिल से शुक्रिया आपका। मैं एक बात जानना चाह रहा था, कौन किसके साथ, चलिए इनका तो मसला अलग है कि मुद्दा, एक ही मुद्दा अभी तक मुझे समझ में आया, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं मोदी हटाओ, वो ये कह रहे हैं मोदी हटाओ। जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि कौन किसके साथ, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार 400 के पार, फिर दोबारा 2024 में भाजपा की सरकार। भाजपा की 2024 में राम मंदिर की और मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की मैं हार्दिक शुभकामनाएं अभी से आपको देता हूं चावला जी। अच्छा, एडवांस में? जी। अच्छा, तो यानी राम मंदिर मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर होगा? धर्म का प्रतीक है, हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर के दर्शन होंगे। मैं विपक्ष के सभी नेताओं को पवन जी अच्छी बात है, लेकिन लेकिन राम के नाम पर कब तक वोट मांगोगे? राम के नाम पे वोट मांगते तो मंदिर ही ना बनाते ना। बोलते थे ना कि नहीं, मंदिर तो कोर्ट ने बनाया ना, कोर्ट के आदेश पर बना, बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, नारे नहीं, बच्चा बच्चा काम का, जन्मभूमि के काम का, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हो सकता है 10 नारे मेरे को भी याद हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राम मंदिर तो अब कोर्ट के आदेश पे बन रहा है ना, तब भी 24 में राम मंदिर के नाम पे वोट मांगोगे? तो कोर्ट तो पहले भी थी, पहले की सरकारों में कोर्ट नहीं था चावला जी। तो कोर्ट ने आपके कहने पे आदेश दिया क्या? हमने मेहनत की है उसके लिए, हमने कोर्ट में फाइट क्या आप पार्टी थे वहां पर कोर्ट में? जी, कोर्ट में पार्टी थे आप? कोर्ट में पार्टी थे कि कोर्ट में पक्ष तो रखा था राम मंदिर के फेवर में। आप पक्षकार थे क्या कोर्ट में? कौन थे कोर्ट में? पक्षकार थे में कौन थे आप? राम मंदिर के खिलाफ में कपिल सिब्बल जी के साथ जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी अध्यादेश पे कपिल सिब्बल जी के साथ गले मिलकर अभी जो इनकी 11 जून को रैली हुई थी महासभा, ये उन्हीं कपिल सिब्बल के साथ थे ना जो राम मंदिर, और यही केजरीवाल जी थे ना जो राम मंदिर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा 24 का? चावला जी एक सेकंड, यही केजरीवाल जी कहते थे मेरी नानी कहती है मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, इससे बड़े तो लाइब्रेरी बना दो। दिल्ली में कितनी लाइब्रेरी बना दी इन्होंने? चलो ठीक है, ये इनका मुद्दा हो सकता है। डबल लाइब्रेरी नहीं, कम से कम ठेके तो बनाया है शराब के। हाँ, पर बाय 1 गेट 2 बोतल्स फ्री दिल्ली में तो ऐसा हुआ। अच्छा, पहले एक के साथ एक थी, अब 2 हो गई हैं। पहले एक बोतल के साथ 3 बोतल भी फ्री मिली थी, वो नकली माल मिला कर रहा था। अच्छा, अब मधुशाला से बाहर निकलिए, मुझे ये बताइए कि मुद्दे कितने हैं आपके पास? सिर्फ राम मंदिर ही मुद्दा है? नहीं जी, मैं गिरवा रहा हूँ ना आपसे, आप मुझे समय तो देंगे। अगर मेरे बोलने से पहले आप टोक देंगे चावला जी, मैं अपनी बात कैसे पूरी कर पाऊंगा? नहीं, प्लीज सर कंटिन्यू। जी, 4 करोड़ घर, 12 किलोमीटर से 38 किलोमीटर डेली हाईवे, 2 लाख का बीमा, 5 लाख का मेडिक्लेम, 12 करोड़ जल से नल, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हे, उसके बाद 6 लाख करोड़ का रक्षा बजट, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल में भारत का स्थान कहीं गुना ऊंचा, उसके बाद 2030 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भारत के अंदर 50-60% व्हीकल जो हम पेट्रोल डीजल पे आज डिपेंड है, 2030 में आधे भी डिपेंड नहीं रहेंगे। उसके बाद हमने इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था अगर 5वें नंबर पे आई है तो आज हम कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे। उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा, आपके जुड़ने से पहले सिर्फ एक सेकंड और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर बच्चे की बिटिया की जन्म पे, उसकी एजुकेशन पे, उसकी शादी पे सारी व्यवस्था सरकार करती है। उसके बाद जो 5 लाख का आयुष्मान बीमा है ना तिलक जी, 30 करोड़ लोगों को लाभ मिला है उससे। मैक्स 40 जैसे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ है उनका। उसके बाद राशन की सुविधा, उसमें पैसे नहीं लिए जाते, पहले की सरकारें। कोरोना में भी हुआ था सर, कोरोना में 220 करोड़ वैक्सीन लगी है। ये पोलियो का टीका नहीं लगा पाए कांग्रेस वाले। 220 करोड़ वैक्सीन लगाने का चंद्रमोहन जी जवाब पहले आप दे दीजिए, फिर उमा जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 220 करोड़ वैक्सीन का। एक मिनट आप चंद्रमोहन जी को भी सुन लीजिए। जी बिल्कुल भूल गए हैं कि अभी रिजर्व बैंक ये आंकड़ा दे रहा है कि आरबीआई ये कह रहा है कि बैंकों के अंदर सेविंग मनी गैप हो गई है, देश के लोगों के पास सेविंग मनी है। ये कहते हैं 5वीं इकोनॉमिक बन गई है, 30वीं इकोनॉमिक बन गई है। मैंने पहले महंगाई का डाटा दिया था, उसके बाद इनके सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कोई इनके पोर्टल के ऊपर कितने रोजगार इन्होंने दे दिए वो इनके पास डाटा नहीं है। जिस डाटे को लेकर ये जाते हैं, बाहर घूमते हैं, जिस पोजीशन के ऊपर इन्होंने चाइना का बहिष्कार किया था उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट घटा दिया, उसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। तो किस विषय पे आप कहते हैं कि आपके आने का बदलाव हुआ? जिस इंश्योरेंस की बात करते हैं उसके ऊपर आपने जीएसटी की इतनी मार दी है कि आज व्यक्ति को अपना इंश्योरेंस करवाने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। कितनी बड़ी जीएसटी की मार आपने मारी। तो आपके द्वारा करेगी नोटबंदी को आज तक आपने उसके कोई फायदे नहीं बता पाए। जीएसटी के फायदों का लोड आप नहीं बता चुके। 85% जीएसटी का रेवेन्यू देश के वो 65% लोग देते हैं जो मिडिल क्लास है, और आपके 18% मित्र बंधु कितने मात्र देते हैं? 6%।
और आप कह रहे हैं कि देश के हालात बढ़िया है। सब चंगा है जी, लेकिन घर के अंदर हालात बड़े मंदे हैं जी, बस वैसे से चंगा है जी। तो शायद गोयल साहब आप अपने समाज में नहीं रहते, तभी आप कह रहे हैं कि सब चंगा है जी। उन्होंने तो लिस्ट गिनवा दी पूरी गोयल साहब ने। अभी मैंने आपके प्रोमो में ही चल रही है, कितने पीसू इन्होंने बेच दिए, कितने पीसू से रोजगार खराब हुआ है। इन्होंने ये बताई ना कितनी संस्थानें बनाई हैं रोजगार देने के लिए, कितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के व्यापार को आपने जीएसटी के बाद खड़ा करा। दीजिए कोई डाटा, और अगर डाटा आपके पास था तो आपको फिर उन मुद्दों की तरफ जाने की क्यों जरूरत पड़ती है जिन मुद्दों से देश को नुकसान होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर चल रहा रहेगा। देश का नुकसान राम मंदिर से, देश का नुकसान कब उससे होने लगा? राम मंदिर बनना आस्था का सवाल था। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, वो राम मंदिर कोर्ट से बन रहा है और वो बन गया। चंद्रमोहन जी फिर वही बात, देखिए जो है उस गलती को स्वीकार करिए ना। राजीव गांधी ने भी ताले खुलवाए थे कोर्ट के आदेश पर ही खुलवाए थे ना, कि आपने ये तय किया था कि नहीं मैं ताले खुलवाऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाओ। तो हमने कभी उसका प्रोपेगेंडा तो नहीं करा तिलक भाई। प्रोपेगेंडा था? नहीं था। हमने तो साबित कर दो। अभी प्रोपेगेंडा की बात तो देखिए, उसी राम मंदिर के, उसी राम के देश के अंदर मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते हैं। अगर चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपको मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर चलाया था आपने, मणिपुर के अंदर 60,000 से ज्यादा घर बेघर हो गए हैं, घूम रहे हैं, 300 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। सुनिए, लेकिन इसमें भाजपा नहीं बोलती। देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जहां बाबरी गिरी, जहां मस्जिद थी वहीं बनाएंगे। उसके बाद से कांग्रेस ने बात नहीं दोहराई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ठीक, पीवी नरसिम्हा राव जी ने, आप जाइएगा गूगल में चेक कर लीजिएगा, मुझे जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने वहां मंदिर निर्माण के लिए रोक लगाई थी, दर्शन के लिए रोक कभी नहीं थी। अगर आप लोग इतनी ज्यादा आस्था के प्रति थे राम को लेकर, तो सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी कभी गए राम मंदिर पूजा अर्चना करने? गए तो एक तस्वीर दिखा दीजिए। राम मंदिर के लिए तो नहीं रोका था ना, कि पूजा अर्चना पे भी रोक थी। ठीक है, चंद्रमोहन जी विषय भटक जाता है और कुछ नहीं है। अब विषय पे जाना नहीं ना, इसलिए मैं आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। हाँ, क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर प्रियंका जी गए होते, तो मैं जवाब, सोनिया जी गए होते, मेरे मित्र कहते या तो फिर मैं राहुल जी गए होते, आप पूरे भारत भ्रमण कराए, भारत जोड़ो यात्रा कराए, तो जरा राम मंदिर जाके दर्शन भी कराते। किसने रोका था? राहुल जी तो अभी गए जनता के मंदिर में, मणिपुर जनता के मंदिर, जरा राम मंदिर सड़क पे गए हैं, वेलकम करा लोगों ने बोला कोई तो दिल्ली से मिलने आया, जबकि वो सांसद नहीं थे। सांसद को भी उसको निष्कासित करने के बाद राहुल जी जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। सर राम मंदिर जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? राम मंदिर, अगर अपने देश के लोगों का दुख दर्द बांटा जाए, वो सबसे बड़ा काम है। ठीक, ओके ओके ओके। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा 370 हटाएंगे। उन्होंने कहा कि यूसीसी लाएंगे। जनता ने उनको वोट दिया ना। और अगर नहीं करेंगे फिर हम भी पूछेंगे ना उनसे कि आपने वादा किया था, क्यों नहीं किया? अगर आप कहते तो हम वहां पे मस्जिद बनाएंगे, जनता कहती कि हां वोट देंगे। प्रेम कुमार जी, अब मुझे समझ में आया, पवन जी कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। राम मंदिर, 370 और यूसीसी, ये 3 मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। जितनी बात मैं समझ पाया, बाकी तो सब ये होता रहता है, इतने घर बांटे, इतने वो है, हमने इतने सिलेंडर दिए और इतना सब कुछ राशन दिया और ये सब चीजें, वो तो एक अलग है। लेकिन असली एजेंडा वही होता है जो बताया इन्होंने, 3 मुद्दे हैं। लगता है प्रेम जी अब ये चुनाव इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द होगा। अब बीजेपी निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों पर जाएगी, सही कर रहे हैं पवन गोयल जी। लेकिन ये मुद्दे बहुसंख्यकवाद की सियासत के मुद्दे हैं और इस मुद्दे को बीजेपी इंडोर्स करेगी, कोई दो मत नहीं। यूसीसी बहुसंख्यक से कैसे जोड़ते हैं आप? मैं बहुसंख्यकवाद कह रहा हूँ। नहीं, यूसीसी बहुसंख्यकवाद कैसे हुआ? बहुसंख्यकवाद का मतलब मणिपुर में चुप्पी भी बहुसंख्यकवाद है। हाँ। जम्मू कश्मीर पर 370 पर पूरे देश में जो उन्माद फैलाया जाता है वो भी बहुसंख्यकवाद है। अच्छा, 370 पर उन्माद फैल गया जी? कहां पर?
बहुसंख्यकवाद एक डिफरेंट चीज है कि आप नहीं, एक आपने जगह कहा एक उन्माद जनता फेंक गया, 370 पे कहां उन्माद हुआ सर? कि पूरे देश में टेलीविजन चैनल से लेके राष्ट्रीय स्तर पर जो लामबंदी हुई, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की बात है। एक टीवी चैनल में बीजेपी के प्रवक्ता एक मुस्लिम प्रवक्ता को कह रहे थे, पैनलिस्ट को, कि मैंने तुम्हारी छाती पर चढ़कर राम मंदिर बनाया, मैंने तुम्हारी छाती पर चढ़ करके 370 हटाया। ये है उन्माद, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसे उन्माद बोलते हैं। ये बिल्कुल, वो ये फैलाना चाहते, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देना चाहते। ठीक, पवन जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर उमा जी आ रहा हूं आपके पास। पवन जी जवाब दीजिए, प्रेम जी की बात होगा। चावला जी, पहले मैं ये जवाब दे दूं कि आपने तो सिर्फ 3 बातें गिनाई। मैं ये भी जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, इंडिया वॉइस के माध्यम से वीआईपी कल्चर मोदी जी ने आते ही हटाया था। 600 के कानून ऐसे थे जो बेकार में रद्दी में पड़े थे, जिनके ऊपर बेकार का वेस्टेज हो रहा था, वो हटाया था। उसके बाद अलगाववादी नेताओं के 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार की जो देन थी बेकार में खर्च होते थे, अलगाववादियों ने कश्मीर की जो हालत खराब कर रखी थी, उन्हें जेल में बंद करके आज कश्मीर की हालत ये, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, वहां पे रोजगार मिल गया है, किसी फौजी पे पत्थर नहीं पड़ते। पहले के आतंकवादी घटनाओं के मुकाबले आज की आतंकवादी घटनाएं शून्य के बराबर है, पहले के मुकाबले। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने चंद दिनों के अंदर दूसरी बात, चंद्रमोहन जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जब आपकी बारी है आप बोलना। चंद्रमोहन जी, मैं ये ऐसे डिबेट खराब होती है। दूसरी बात, दूसरी, एक सेकंड, अभी जीएसटी का चंद्रमोहन जी रोना रो रहे थे। जीएसटी में ये मुझे लगता है कि अभी नए नए आया है शायद प्रवक्ता बन के। 2 तरह की जीएसटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आपको जीएसटी से इतनी प्रॉब्लम है, जहां आपकी राज्यों में सरकारें, आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे दीजिए ना। आपने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर किया, 12-14 राज्यों में आपकी गठबंधन के साथ सरकारें, आप कर दीजिए 500 रुपए का सिलेंडर। आप महंगाई कम कर दीजिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर 28 रुपए सरकार को भी मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को आप कम कर दीजिए ना। आप महंगाई का रोना नहीं रोएंगे, जीएसटी की कलेक्शन भी आप लेंगे, पेट्रोल डीजल की कनेक्शन भी आप लेंगे, और महंगाई का ठिकरा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास छोड़ेंगे। अधिकार तो आपको भी दिए हुए हैं साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ। तिलक प्लीज। तो आपके किसी राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर है क्या पवन जी? जी पवन जी जी सर प्लीज। 2014 से पहले तो सिलेंडर लेकर सब घूम रहे थे, आपके किसी राज्य में है उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। तिलक जी 2014 से पहले जो सिलेंडर लेके घूम रहे थे ना, 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, ब्लैक में 1000 रुपए का। और उसके बाद सुनो, 30 किलो के सिलेंडर में 20 किलो गैस मिलती है। बराबर कर दिया। नहीं, उसके बाद इनकम भी बढ़ी है। अगर 2014 में कोई, वो आंकड़ा भी रखूंगा। एक मिनट जरा प्रेम मैं वो की भी बात रखने जल्दी से। इस बात का जवाब तो देने दो, मैं एक मिनट प्रेम जी। जो पवन जी ने कहा कि गैस कनेक्शन 12 करोड़ लोगों को दे दिए गए, आप गूगल खोल करके देख लीजिए, ये आंकड़ा गलत। पवन जी कह रहे हैं कि 10वां पोजीशन था इकोनॉमी में इंडिया का, इन्होंने 3रा कर दिया, 5वां कर दिया। ये भी आंकड़ा गलत है, क्योंकि 2011 में हिंदुस्तान दुनिया की 3री इकोनॉमी बन चुका था, इसलिए ये भी आंकड़ा गलत है। तो आंकड़े गलत ना बोले जाए, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बस यही संक्षेप में बताना। अच्छा, ये जनता आंकड़ों पर वोट करती है क्या? ईमानदारी से बोलिए, आप चारों बहुत बुद्धिजीवी हैं। करती है जनता? आंकड़े झूठ बोले जाए तो जनता जरूर रिएक्ट करती है। अगर प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि वहाँ 100 से कम लीटर पेट्रोल मिलता है, तो जनता रिएक्ट कर रही है और करेगी। अच्छा ठीक, मुद्दे पे आते हैं ना उमा जी। जी, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होने वाला है आम आदमी पार्टी की नजर में? देखिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सड़क, किसी ने सोचा नहीं था कि फ्री एक के साथ एक फ्री भी होगा, वो भी सुविधा आपने उपलब्ध करवाई। तिलक जी, क्या मुद्दा होगा? मैं एक प्रति प्रश्न आपसे ही करना चाहूंगी। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, पिछले काफी सालों से आप देश के चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव शुरू होते हैं, मुद्दा कहाँ चले जाते हैं? जनता के विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं। विपक्ष कहता रह जाता है कि महंगाई है, ये है, वो है। जनता के जो मुद्दे हैं उस पर विपक्ष आवाज उठाता है, लेकिन मुद्दे फिर केरला स्टोरी पर चले जाते हैं और फिर बजरंग दल पर चले जाते हैं। घूम फिर के बीजेपी
पूरे चुनाव को, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे हमने लोकसभा चुनाव देखे, कोई भी चुनाव हो, घूम फिर के जो मुद्दे इमोशनल मुद्दे होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के मुद्दे होते हैं, जो जनता के जज्बातों को भड़काने वाले, उकसाने वाले जो मुद्दे होते हैं, लास्ट में चुनाव उसी पर आ जाता है। ये सिर्फ बीजेपी करती है या आप भी करते हैं? उन्हीं विषयों पर होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ बीजेपी भी करती है या कांग्रेस भी करती है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर मैं हम तीनों पार्टियों में बात करूं, हाँ। कभी भी बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक कभी किसी डिबेट में ये नहीं बोले हैं, किसी भी टाइम पत्रकारों के सामने आकर ये नहीं बोले हैं, किसी भी मंच पर ये नहीं बोले हैं कि उन्होंने देश में क्या क्या विकास किया। कांग्रेस भी ऐसा करती है कि नहीं? देखिए, मैंने क्या बोला है, हाँ। जिस समय ये मुद्दा बनना स्टार्ट हो जाता है, मैं तो कहूँगी कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी गलती थी कि उन्होंने बीजेपी की पिच पर जाकर बात की। ये बीजेपी वाले तो चाहते ही हैं कि बातें जो है वो हिंदू मुस्लिम पर आकर खड़ी हो जाए। आपने कहा कि नहीं कांग्रेस वाले भी दूध के धुले और हम भी, मुझे एक छोटा सा उत्तर दे दीजिएगा। उदाहरण के तौर पे आपने कर्नाटक का ही जिक्र कर दिया, तो जनता को यह बताइए कि कांग्रेस ने कहा था ना कि बजरंग दल पर बैन, वो किया ना किया वो एक अलग विषय है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हर जिले में मंदिर खोलेंगे। क्या हर जिले में मंदिर खोलेंगे? उन्होंने नहीं कहा स्कूल खोल देंगे हर जिले में, उन्होंने कहा मंदिर खोलेंगे। ठीक, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी गई, हनुमान जी की इतनी बड़ी गदा, नर्मदा आरती हो रही है, इतनी बड़ी गदा लग रही है और सब बोल रहे जय बजरंग बली। तो ये क्या था? देखिए चावला जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे फिर सहमत हो तो पूरी सुन लो, पूरी सुन लीजिए आप, पूरी सुन लीजिए। केजरीवाल जी दिल्ली के चुनाव में कनॉट प्लेस गए, हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेका, बोले जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बोलो जय बजरंग बली। वो बोले कि बस इतनी नहीं, बोले पूरी सुनाऊंगा, रुको। ये क्या था? चावला जी, अगर आपने ये बात कही है तो शायद आपने केजरीवाल जी के उस वक्तव्य का भी जिक्र कीजिए जिसको वो हर चुनावी रैली में कहा करते थे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना बिल्कुल मत देना। अगर मेरे विधायक ने काम किया है तो वोट देना, वरना बिल्कुल मत देना। देश के 70 साल के इतिहास में किस पुरुष ने आकर इस बात को कहा? किस राजनेता ने आज तक डंके की चोट पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ के सामने, रैली के सामने खड़े होकर कहा कि मैंने काम किया? किसने रोका? आप कहो कि नहीं मेरी फोटो आनी चाहिए, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, इतनी मोटी माला लगी हो रुद्राक्ष की, वो फोटो आनी चाहिए, बस बात खत्म। चावला जी, अगर केजरीवाल जी, देखिए हम सभी लोग किसी न किसी धर्मावलंबी हैं, अगर केजरीवाल जी ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया तो इसमें कौन सा पाप हो गया? अच्छी बात है ना, तो फिर ये मत बोलो ना कि ये करते हैं, हम नहीं करते। आप बोलिएगा हम सब करते हैं। देखिए बीजेपी जिस तरीके से कभी विकास की बात नहीं करती। आप मुझे मोदी जी का कोई एक वक्तव्य रैली का सुना दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ये काम किए हैं। हमेशा इमोशनल बातें, हमेशा जज्बाती बातें, हमेशा जनता की भावनाओं को भड़काने वाली बातें। फिर क्या करोगे आप? क्या फिर से? मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, 24 में ये फिर ऐसा करेंगे, फिर क्या करोगे आप? देखिए, मैं तो देश की जनता को और आप जैसे प्रबुद्ध जो हमारे साथ जो पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जनता को आप लोग भी ये समझाएं कि इस तरह के जज्बाती मुद्दों से जनता की समस्याओं का हल नहीं होने जा रहा। लास्ट में जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए। आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश बन चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं है। हम अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, खाई बीच में बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है पवन जी, जब इतना सब कुछ कर ही दिया, वो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आओ। इसलिए तो बोला जा रहा तिलक जी की यूसीसी का समर्थन कीजिए। आज जो जनता से राय मांगे, नहीं वो तो कर रहे हैं ना आपका सैद्धांतिक समर्थन। तो विपक्ष में अभी तो खाली आम आदमी पार्टी ने तो समर्थन दिया है, विपक्ष के अंदर तो 2000 नहीं, शिवसेना ने भी कर दिया, ये उद्धव ठाकरे, प्रेम जी किया ना? जी उद्धव जी ने भी कर दिया। विरोध भी किया, वो भी बताइए। तिलक जी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। शिवसेना तिलक जी, कॉमरेड संगमा जी ने मेघालय में। पवन जी प्लीज जल्दी से। तिलक जी, अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ना बड़ी विकास की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठी हुई थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 500 स्कूल बने, क्या 50 कॉलेज बने, क्या 50 हॉस्पिटल बने, क्या 50 बरात घर बने, क्या एयर प्यूरीफायर प्लांट आया, क्या ऑक्सीजन प्लांट आए, क्या जन लोकपाल बिल आया, क्या डीटीसी बसें आई, क्या 1000 मोहल्ला क्लिनिक आए, क्या लोगों को नौकरियां मिली,
वो जापान की मशीनें कहाँ हैं, क्या वो बाइक एम्बुलेंस कहाँ है? ठीक, मैं पूछ लेता हूँ ये पवन जी। एक सेकंड और, ओके, एक मिनट प्लीज, मुद्दा भटक जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर यही मुद्दे हैं तो 3 ऐसे नए स्कूल जो केजरीवाल जी के कार्यकाल में बने हो, 3 नए स्कूल बताइए। चावला जी, मैं अपने भाई गोयल जी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चलिए मान लीजिए कोई सरकार कहीं काम नहीं कर रही है, ठीक है, आप ही की बात सुन लेते हैं, लेकिन आप बताइए था क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर कभी ये कहा कि मैंने काम किया तो वोट दीजिएगा? कभी आप मुझे बता दीजिए किस रैली में मोदी जी ने इन बातों को गिनाया हो कि हमने ये काम किया है? वही जज्बाती बातें, वही भावनाओं को भड़काने वाली ठीक है, ठीक। चंद्रमोहन जी, एक मिनट, चंद्रमोहन जी जरा देश की आवाम, ओके, एक मिनट। यूसीसी पे हम आपके साथ खड़े हुए, 370 पे हम आपके साथ खड़े हुए, आप लोगों ने ट्रिपल तलाक किया, हम आपके साथ खड़े हुए। जो मुद्दे आप सही तरीके से जनता के सही करते हैं, हम आम आदमी पार्टी आपके साथ उसमें समर्थन देती है, लेकिन मतलब मान रहे हो कि 3 तलाक, कि 370 और यूसीसी पर बीजेपी सही है? लेकिन मैंने क्या बोला, आम आदमी पार्टी ने सही मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन किया है। शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से यूसीसी पर समर्थन किया है। शर्मा जी सुन रहे हैं, कहा है कि यही है जिन्हें आप लिट्टी चोखा खिला रहे थे। तभी मैं हंस रहा था। देखिए, जब व्यक्ति अपने घर का ना हो, ना घर का भी नहीं रहता है, ना घाट का रहता है, क्योंकि जिसके साथ आप घाट पे जाते हैं वो घर पे धक्के मार देता है, और घर पे जाते हैं तो घर वाला कहता है घाट पे जाओ। तो आम आदमी पार्टी की पोजीशन तो यह है कि ना घर का, ना घाट का, 2.5 सेर अनाज का। ना, रुकिए, प्रेम जी एक मिनट, ये वो पार्टी है, एक मिनट उमा जी रुकिए, आपके काम आएगा, उमा जी आगे डिबेट में काम आएगा। ये वो पार्टी है जिसने आपको ना घर का ना घाट का छोड़ा। शर्मा जी बुरा लग रहा होगा, ये गुजरात में जो गोयल साहब सीना चौड़ा करके कह रहे ना हमने इतिहास रख दिया, जब नारा लगा था चमन चोर का तब भी इतने वोट नहीं मिले थे, आज चौड़ा होकर कहते ना हाँ देखिए हमने गुजरात में क्या कमाल करके दिखाया। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है उमा जी का था। ये वहां ना जाते तो ये आपका ये हाल भी ना होता। इसलिए ये मत बोलिए कि ना घर के ना घाट के, आपको घर का ना घाट का छोड़ दिया इन लोगों ने। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना घर का ना घाट का। मैंने क्या बोला कि घाट पे जाओ तो घाट वाला कहता है घर जाओ, और घर जाओ तो घर वाला घाट पे जाओ। तो जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को तो पूरा होने दीजिए तिलक भाई। तो कारण क्या है कि जिसका अपना नीति और उद्देश्य ना हो, जो यही डिसाइड ना कर पाए कि उसकी फाइट किसके साथ है, उसका उद्देश्य देश के साथ है, सत्ता लोलुपता है, तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी आज तक यही नहीं क्लियर पाई। जब उसको भाजपा की मदद करनी होती है तो वो गुजरात में भी खड़ी होती है, जब उसको भाजपा की मदद करनी होती है तो वो उत्तराखंड में भी खड़ी होती है, लेकिन जब उसको अपने अध्यक्ष की जरूरत होती है तो वो कांग्रेस से कहती है पहले स्टैंड रखो। मैं बहुत जल्दी तो ये मैंने बोला ना, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। दोनों बातों पर गौर कीजिएगा। और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया पॉलिटिकली, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तड़प भी रही है आम आदमी पार्टी, ये भी सच्चाई है। पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि दिल्ली में मिल के लड़ा जाए, कांग्रेस ने नहीं लड़ा, नतीजा का 7 सीटें बीजेपी के हाथ में गई। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बेदाग है इस मामले में। कांग्रेस पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी जब इसने आम आदमी पार्टी को इसको सरकार बनाने में सहयोग किया, और आज नहीं कर रही, आज भी इनकरेक्ट। ठीक पवन जी, जो 2 महत्वपूर्ण बातें चंद्रमोहन शर्मा जी और उमा जी ने कही, तमाम मुद्दे हैं, ठीक है, आपने कहा राम मंदिर, यूसीसी, 370, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मुझे लगता है जो बीजेपी की नजर में सबसे टॉप पर होंगे। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो एक अलग विषय है। मेरा जो थोड़ा बहुत ज्ञान है राजनीतिक, उस लिहाज से 3 मुद्दे सबसे अहम होंगे। लेकिन जो बात चंद्रमोहन शर्मा जी और उमा जी ने कहा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आपको लगता है कि देश में महंगाई है? बिल्कुल महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई है, महंगा जैसे उदाहरण के तौर पर, 1 मिनट मैं लिस्ट पढ़ देता हूं। आटा 2013 में 22 रुपए का था, 2023 में 44 रुपए का हो गया। फुल क्रीम दूध जो है वो 39 रुपए का था, 66 रुपए का हो गया। देसी घी 300 वाला था, 600 पार हो गया। सरसों तेल 90 वाला था, 150 हो गया। अरहर की तेल 80 थी, वो 170 पहुंच गई। रसोई गैस जो 410 सब सिलेंडर लेकर घूमते थे, अब वो 1100 के पार पहुंच गया। पेट्रोल 66 वाला 97 पहुंच गया। डीजल 52 वाला 90 पहुंच गया। सीएनजी 35 वाली 74 के पार पहुंच गई। पीएनजी 24
50 पहुंच गई। तो ये महंगाई है कि नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रहा था। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। आप अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी में रखते हैं, आज न्यूज चैनल में जो लोग आपके एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, क्या 10 साल बाद भी उनकी सैलरी वही होगी जो आज होगी? बढ़ेगी ना सैलरी। आप अगर सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। उस महंगाई के बदले में विकास क्या किया? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अगर आप किसी चीजों के दाम नहीं बढ़ाओगे तो सामने वाले को सैलरी कैसे दोगे? आप किसी प्रोडक्ट के, आप कंपनी आए, आप होंडा का स्कूटर खरीदते हैं। एक मिनट, फिर वो 2014 से पहले वो कौन सा गणित था जब आप कहते थे कि सत्ता में आएंगे महंगाई कम कर देंगे, 410 रुपए वाला सिलेंडर वो 1100 के पास पहुंच गया। जवाब दे रहा हूँ उसका। जब सत्ता से पहले आए थे ना तो एक एम्स था, आज सत्ता के बाद आए तो 23 एम्स। उस महंगाई के बदले में ये मिला। पहले जब सत्ता में ये थे ना तो 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 38 किलोमीटर सड़कें बनती है। जब ये सत्ता में थे ना तो 2012 में इनके पास चार्टर्ड प्लेन के भी पैसे नहीं थे। आज राफेल भी आया, S-400 भी आया, MiG-21 भी आया। जब ये सत्ता में थे ना, शौचालय भी नहीं दे पाए थे। सर पिसेगा तो आम आदमी। विकास होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, विकास होगा तो महंगाई भी होगी। आप पैसा तो चाहिए ना आपको। आप सड़कें कैसे बनाओगे? आप रेलवे कैसे बनाओगे? आप बुलेट ट्रेन कैसे बनाओगे? आप कैसे बनाओगे? आपने या तो बदले में कुछ ना दिया हो, खाली महंगाई दी हो। आपने 4 करोड़ लोगों को घर दिए ना पीएम आवास योजना से, वो कैसे दोगे आप? BSNL, MTNL, FCI, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर 3.5 लाख रोजगार खत्म हुए हैं। 3.5 लाख रोजगार अगर खत्म हुए तो उसके अलावा जो 35 लाख रोजगार जनरेट हुआ है उनको कौन गिनेगा? जो MOU बाहर की कंपनी से ज्यादा मेक इन इंडिया के अंदर पहले सिर्फ 2% और 97% मेक इन इंडिया से भारत में मोबाइल फोन बनते हैं, उसको कौन गिनेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। अच्छा, तो मतलब ये रोजगार खत्म हुआ है उसको नहीं गिना जाए? नहीं, जो बड़े हैं उसको आप 3.5 लाख दे दो, 35 लाख तो रोजगार मिले, उनको कौन गिनेगा? अच्छा, मतलब 3.5 लाख रोजगार इंपॉर्टेंट नहीं है जो खत्म हो गए। 35 लाख इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूं आपसे। BSNL में अगर रोजगार खत्म हुआ, ये सर ये वो क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर सैकड़ों लाखों लोगों के रोजगार से जुड़े हुए हैं। 58 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो प्राइवेट कंपनियों 100 लाख करोड़ रुपए के अंदर आज उसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, लाइन में कमेंट आया, मैं पढ़ देता हूं। ओके, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट। लाइन में कमेंट आया कि ये भी बताइए कि आखिरकार देश पर पहले कितना कर्जा था और अब कितना है? जी, देश के ऊपर जो पहले कर्जा था, आज जो कर्जा देश की तरक्की में, देश डेवलपमेंट भी तो कर रहा है। आज देश व्यापार भी तो बढ़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर, एक मिनट, देश के 14 प्रधानमंत्री, एक मिनट चंद्रमोहन जी, 58 लाख करोड़ रुपए, शिल्पो नहीं रहा सर। 15वें प्रधानमंत्री का कर्जा 100 लाख करोड़ रुपए। सर एक मिनट, मैं वो वाला हिसाब नहीं है ना सर मेरा। राष्ट्रभक्ति के नाम पर लड़ा दो, टकरा दो, भिड़ा दो और फिर कहो कि हम राष्ट्रभक्त हैं सबसे बड़े। एक मिनट सर, मेरा वो काम नहीं है, आप लोग जानते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर पवन जी ये कह रहा हूं कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर, जैसे कि कहा जाता है कि लगभग 70 साल में कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। लेकिन इन 9 सालों में जब से आपकी सरकार आई, हिंदुस्तान का कर्जा 3 गुना बढ़ के 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया 9 साल में। क्या यह सच है या झूठ? सच है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि इन 9 सालों में 30 गुना विकास हुआ है? अगर आपने 3 गुना जोड़ा भी, यानी इस हिसाब से देखें तो 9 सालों में 181 गुना कर्ज बढ़ गया। बात पूरी होने दीजिए। आप खाली अपनी बातों को ऊपर रखेंगे तो एक अलग बात है कि आप फिर अपनी बात ऊपर रखेंगे। नहीं पवन जी, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। अगर आंकड़े गलत दे रहा हूं तो बताइए आंकड़े गलत है, गुस्सा मत होइए। मैं आपकी पूरी बात ध्यान से सुनता हूं, उसके बाद जवाब देता हूं। मैं आपको पवन जी का रहेगा, पवन जी का ऑडियो रहेगा। 181 गुना लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ के पार आंकड़ा किया है, तो आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जो पिछला काम 40 सालों में नहीं हुआ वो इतना 9 सालों के अंदर हो गया? ठीक, क्यों नहीं दिए इन्होंने लोगों को घर? क्यों नहीं दिए इन्होंने शौचालय? क्यों नहीं रक्षा बजट बढ़ाया? वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। यानी कि मुद्दों की भरमार है। अब सवाल यही, क्योंकि चंद्रमोहन जी आपने महंगाई का जिक्र किया था, सवाल पूछ लिया। आपने रोजगार का जिक्र किया था, उमा जी सवाल पूछ लिया। इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा कि हमसे ही सवाल क्यों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका भी। तो 24 की लड़ाई मुद्दों पर आई, लेकिन मुद्दे क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।